चलिए ठीक है, आप लोग बताइए कि 1833 के चार्टर एक्ट को क्या प्रभावित कर रहा था। 1833 के चार्टर एक्ट को प्रभावित करने वाले कारक आपके हिसाब से क्या थे, जो 1833 के चार्टर एक्ट को प्रभावित कर रहे थे। कोई बताना चाहेगा कि 1833 के चार्टर एक्ट को आपके हिसाब से प्रभावित करने वाले कारक क्या थे। कोई नहीं बताएगा। हमारी आवाज तो आ रही है साफ ना। यस सर। जी सर। यस सर। सर एक कारण तो जो 1830 की फ्रांस रिवॉल्यूशन हुई थी उसे माना जा सकता है, जब सर इंग्लैंड की सत्ता पलटी थी। दूसरा सर, एक तो कल ही आपने बताया था जो 1813 में 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए दिया गया था, उसका यूज नहीं हो पा रहा था, तो उसको कहाँ यूज में लाया जाए, वो भी एक कारण था। और सर लॉर्ड हेस्टिंग का पैरामाउंटेंसी को भी माना जा सकता है, क्योंकि 1813 का चार्टर एक्ट के बाद ही लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पैरामाउंट इस्टेब्लिश किया था भारत में। चलिए ठीक है, हम लोग आज बात करने वाले थे 1833 के चार्टर एक्ट के ऊपर और इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो हम अगर देखेंगे तो 1833 के चार्टर एक्ट और 1813 के चार्टर एक्ट के बीच में 20 साल का समय था। और ये जो 20 साल का समय था, उस 20 साल के दौरान इंग्लैंड में और भारत में बहुत सारे बदलाव हुए थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, चरम पे पहुंच गई थी, जिसके कारण लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठने लगा था। और बुद्धिजीवी वर्ग जो है, मजदूरों के लिए आंदोलन और जागृति का प्रयास में लगा हुआ था। यानी 1813 से 33 की क्रांति के कारण, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव के कारण इंग्लैंड में एक विशेष प्रकार का उदारवादी जो है वो आंदोलन चल रहा था। ये तो इंग्लैंड में बदलाव हुआ था। भारत में क्या बदलाव हुआ? भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना हो गई, ब्रिटिश पारामाउंसी की स्थापना हो गई। यानी अंग्रेज लगभग लगभग सर्वे सर्वा हो गए, सबसे बड़ी शक्ति हो गए भारत में। अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए, सिंध को छोड़ दिया जाए और आपके अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, बर्मा वाला क्षेत्र, ये सब छोड़ दिया जाए, तो लगभग लगभग अधिकतम देशी रियासतों और ब्रिटिश भारत के क्षेत्र पे अंग्रेजों का कब्जा था। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, उसको भी केंद्रीकृत करके पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाने की ऐसी बात हो गई कि बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया और केंद्रीकरण की प्रक्रिया को बल मिलने वाला था। भारत में बदलाव यह हो कि अंग्रेजों के पास, जब बंगाल का जो गवर्नर था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। और इस घटना को हुए जो है कि वो करीबन 60 साल हो गए थे। और इन 60 सालों में भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा भारत में अंग्रेज अपने साम्राज्य, तो एक केंद्रीकृत शासन की जरूरत थी, इसीलिए यह भी उसको प्रभावित कर रहा था। इसके अलावा जेरेमी बेंथम का जो शिष्य है जेम्स मिल, जिसने लिखा है हिस्ट्री, वो प्रभावित कर रहा था। चार था, उसके शिष्य जेम्स मिल में भी दिखता है।
उसके शिष्य लॉर्ड विलियम बेंटिक कैवेंडिश जो बेंटिक्स था, उसके विचारों में विविधता है। उसी का शिष्य लॉर्ड मैकाले था, जो उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सचिव था, और बाद में उसी समय तो ये उदारवादी विचारों के पक्ष में थे कि भाई उदारवाद पे जोर दे रहे थे। 1830 का वही दौर है जब इंग्लैंड में, सॉरी, फ्रांस के एक 14 जुलाई 1830 और तीसरी 1848, तो फ्रांस की दूसरी क्रांति 1830 में होती है। तो उसमें एक मेटरनी का कथन है जो बड़ा फेमस है, आप लोग देखे होंगे। मेटरनी कहता है कि अगर फ्रांस को जुकाम होता है तो सारा यूरोप छींकता है। यानी फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव संपूर्ण यूरोप पे पड़ता था। तो यानी फ्रांस में जब क्रांति हुई 1830 में, उसका प्रभाव इंग्लैंड की राजनीति पे भी पड़ा, और इंग्लैंड में टोरी दल 1830 के चुनाव में हार जाता है और उसकी जगह व्हिग दल सत्ता में आता है। व्हिग एक उदारवादी दल था और वो संसद के शासन में विश्वास करता था, और टोरी दल जब हार जाता है, व्हिग दल 1830 में सत्ता में आता है, तो प्रधानमंत्री बनते हैं चार्ल्स ग्रे। चार्ल्स ग्रे जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, बहुत उदारवादी व्यक्ति थे, मानव अधिकारों की बात करते हैं। और 1830 की जो फ्रांस की क्रांति थी वो भी मानव अधिकारों केंद्रित थी। यानी कि अब मानव के अधिकार की बात हो रही है, यानी दास प्रथा को खत्म करने के लिए कोई बात होगी, थोड़ा धारा 87 की बात होगी, थोड़ा शिक्षा में कुछ सुधार की बात होगी, तो ये कुछ मानव के अधिकारों की बात होगी, ये भी प्रभावित कर रहा था। और लेसेस फेयर जो था वो तो प्रभावित कर ही रहा था, जो एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से ली गई है। मुक्त व्यापार, मुक्त जो है मुक्त व्यापार की अवधारणा जो है वो भी प्रभावित कर रही थी। ये सारे फैक्टर थे जो 1833 के चार्टर एक्ट को प्रभावित कर रहे थे, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 1833 के चार्टर एक्ट पे पड़ा। ठीक, यहां तक किसी को कोई समस्या है? चलिए अब हम प्रावधान और महत्व की बात कर लेते हैं। हेलो सर। हाँ रंगनाथ, बताएं। Yes, good afternoon, sir. Sir, can you please explain the 1830 French Revolution, sir? Actually I have no idea on that, sir. What? Please tell me again. 1830, सर 1830 का जो आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, 1830 फ्रेंच रिवॉल्यूशन सर। 1830 में फ्रांस में क्रांति हुआ। मैं चूंकि ये मेरा हिस्ट्री तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 1830 में फ्रांस में दूसरी क्रांति होती है। जब आपको याद होगा 1815 में जब वाटरलू हार जाता है नेपोलियन, यस सर, और उसको सेंट हेलेना द्वीप, बोलिए मत रंगनाथ, माइक अपना ऑफ करिए। 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट जब हार जाता है वाटरलू का युद्ध, और उसको सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया जाता है, और उसी के जो है कि फिर से उसी लुई 16वां के परिवार के एक व्यक्ति को फ्रांस का राजा बनाया जाता है। फिर बाद में चार्ल्स दसम राजा बनता है, और जब चार्ल्स दसम जो है, तो उस प्रतिक्रियावादी नीति के कारण फ्रांस में क्रांति हो जाती है, बदलाव हो जाता है। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। क्रांति का मतलब लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा से नहीं है। क्रांति का मतलब तो परिवर्तन और बदलाव। तो चार्ल्स दसम के प्रतिक्रियावादी जो नीति थी उसके विरुद्ध जो है 1830 में फ्रांस में क्रांति होती है, और फ्रांस में जो बुर्बो वंश था वो बदल के आर्लियंस वंश बन जाता है और फिलिप शासक बनता है। इस तरह से फ्रांस में बदलाव होता है, और जब फ्रांस में कोई घटना होती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पे पड़ता था। यही मेटरनी का मैंने कथन बताया आप लोगों को कि अगर जो है फ्रांस को जुकाम होता था तो सारा यूरोप छींकता था। यानी फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव संपूर्ण यूरोप पे पड़ता था। अब हम लोग बात करना चाहते हैं कि भाई प्रावधान क्या थे, प्रोविजन क्या थे, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रोविजन क्या थे, प्रावधान क्या थे, और उसका क्या इंपॉर्टेंस था, और किस जो है कि इंपॉर्टेंस के आधार पर उसको देख सकते हैं हम लोग। तो उसके ऊपर थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। 1833 के चार्टर का जो पहला प्रावधान था, मतलब पहला प्रोविजन था, वो लिखा हुआ था उसमें कि कंपनी का व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त। इसका मतलब क्या था?
1813 के चार्टर एक्ट में हम ये देखेंगे जो हम लोग कल बात भी किया था आपसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 1813 में ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन दो चीजों पे बरकरार रखा गया था, ट्रेड विद चाइना एंड टी ट्रेड, यानी चाय का व्यापार और चीन के साथ जो होने वाला व्यापार था, इन दो पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बरकरार रखी गई थी, एकाधिकार बरकरार रखा गया था। इसी को लेकर के 1833 में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म, यानी चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको भी समाप्त कर दिया गया और कंपनी को यह आदेश दिया गया कि वो शीघ्र अपना व्यापार बंद कर दे। वो शीघ्र अपना व्यापार बंद कर दे। क्या है सर ये एसओ साहब आए उनकी तरफ से। अच्छा ठीक है भैया, थोड़ा सा लगा दीजिएगा। क्या बोल रहे थे हम? सर ट्रेड के बारे में व्यापारिक हैं? सर आपने बोला कि जो 1813 का एक्ट आया था उसमें टी हाँ, ट्रेड हाँ। और चाइना विद ट्रेड को रख करके मैं बाकी ये कह रहा था कि 1833 के चार्टर की पहला जो धारा था, पहला प्रोविजन था, उसमें ये लिखा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड के ऊपर मोनोपोली है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जा रहा है, क्योंकि दो ही बचा था, ट्रेड विद जो है चाइना एंड टी ट्रेड, यानी चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार। और कंपनी को यह आदेश दिया गया, यह कहा गया कंपनी से कि वह शीघ्र ही अपना व्यापार बंद कर दे और वो एक ट्रस्ट के रूप में, एक व्यापारिक संस्था के रूप में न काम करके एक राजनीतिक संस्था के ऊपर भारत में काम करे और ट्रस्ट के रूप में काम करे और भारत में वो व्यापार न करके सिर्फ प्रशासन चलाए, राजनीति वाला काम करे। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के द्वारा 1600 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ, खास करके भारत के साथ व्यापार के लिए संगठित बनाया गया था, उस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उद्देश्य था व्यापार, उसको 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया और उसके उद्देश्य को बदल दिया गया। भाई आप एक व्यापारिक संगठन नहीं है, आपका काम क्या है? राजनीति देखना, यानी प्रशासन देखना, और आप एक ब्रिटेन के क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में आप शासन करेंगे भारत में, एक ट्रस्ट के रूप में। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना? जी सर। तो लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी एक शेयर होल्डर्स की कंपनी थी, एक शेयर धारकों की कंपनी थी, और अगर वो व्यापार बंद कर देती थी, जो लोग उसमें पैसा लगाए थे, जिन्होंने शेयर खरीदा था उसका और पैसा लगाया था ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको नुकसान होता। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप अगर मोनोपोली खत्म कर रहे हैं, व्यापार पे एकाधिकार खत्म कर रहे हैं, हमारा क्या होगा? तो कहा घबराओ मत भाई। कहा कि ब्रिटिश संसद ने यह घोषणा किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक मात्र राजनीतिक प्रशासन चलाने वाली संस्था रहेगी और उसके शेयर होल्डर्स को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स को दोगुने दाम पे ब्रिटेन की सरकार खरीद नहीं लेती है, तब तक उसके शेयर धारकों को 10.5% डिविडेंड लाभांश मिलता रहेगा। यानी शेयर होल्डर्स को नुकसान ना हो, इसके लिए उसके व्यापार को बंद करने के साथ ही उनको लाभांश के रूप में 10.5% मिलता रहे, जब तक कि उनके शेयर्स को या 12 लाख पाउंड के दाम पे उसको खरीद न ले ब्रिटेन की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर्स को, तब तक जो है कि उनको 10.5% का लाभांश देंगे। तो ये जो है ये पहला प्रावधान था और इसके बारे में मैंने आपसे विस्तृत रूप से चर्चा की। अब जो है कंपनी केवल राजनीतिक संस्था रह गई थी, उसका व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया था और संपूर्ण प्रशासन की जिम्मेदारी कंपनी को दे दिया गया। कंपनी को कहा गया कि प्रशासन चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी है। कंपनी को ट्रस्ट के रूप में अगले 20 साल तक भारत में कार्य करना था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चार्टर 1833 के चार्टर एक्ट में अधिकार मिला था, उसके रिन्यूअल के लिए फिर उसको 20 साल दिया गया। भाई 20 साल के बाद फिर नवीनीकरण रिन्यूअल कराया जाएगा आपके उसको चार्टर को। समझ रहे हैं ना?
अगला जो प्रावधान था 1833 के चार्टर एक्ट का अगला जो प्रावधान था, अगला प्रोविजन था, उसमें लिखा गया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। 1773 का जब मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कैसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने में वारेन हेस्टिंग्स, मैकफर्सन, कार्नवालिस, जॉन शोर, बेल्जली, मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, एमहर्स्ट और फिर बाद में आपके लॉर्ड विलियम बेटिक, इन लोगों ने बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। लेकिन मैंने बताया इसी दौरान 60 सालों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर प्रशासन अपना स्थापित कर दिया था, इसीलिए बंगाल के गवर्नर जनरल से काम नहीं चलने वाला था। अब जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसको 1833 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, यानी 1828 से लेकर 33 के बीच में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और 1833 से लेकर 35 तक वो भारत का गवर्नर जनरल। सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया, संपूर्ण प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। प्रशासन और वित्त की संपूर्ण जिम्मेदारी गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दिया गया। मैंने बताया था गवर्नर जनरल चूंकि 10 हाथ और 20 पैर और 50 सर वाला तो आदमी नहीं था, वो अकेले तो पूरा प्रशासन चला नहीं सकता था। तो 1773 के चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई थी, एक परिषद बनाई गई थी जिसमें 4 सदस्य थे। फिर बाद में पिट्स इंडिया एक्ट में 1 सदस्य को कम करके 3 सदस्य कर दिए गए थे। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ उसमें फिर गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, परिषद थी, जो उसको सहायता करने वाली थी प्रशासन चलाने में, उसके काउंसिल के सदस्यों को 3 से बढ़ा के 4 कर दिया गया। और जो चौथा सदस्य था वो विधि का जानकार था और वो व्यक्ति था लॉर्ड मैकाले। समझ रहे हैं ना, यानी भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। प्रशासन और वित्त की संपूर्ण जिम्मेदारी गवर्नर जनरल को दे दी गई और गवर्नर जनरल ये जिम्मेदारी अपने परिषद, अपने काउंसिल के मदद से करने वाला था। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी तथा बंगाल प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसियां थी, उनको सबको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया और 3 प्रकार के अधिकार गवर्नर जनरल को दिए थे, नियंत्रण, निरीक्षण और निर्देशन। जितने भी सैनिक और असैनिक मामले थे उनका नियंत्रण किसका होगा, गवर्नर जनरल का होगा। बंबई के ऊपर भी, मद्रास के ऊपर भी और बंगाल के ऊपर भी। एक नई प्रेसिडेंसी बनाई जाती है इसी एक्ट के बाद, उस प्रेसिडेंसी का क्या नाम है बताइए, क्या नाम है उस प्रेसिडेंसी का? आगरा प्रेसिडेंसी। आगरा प्रेसिडेंसी। ये आगरा प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बंबई, इन तीनों की संपूर्ण जिम्मेदारी, उसका नियंत्रण और निर्देशन, डायरेक्शन करने का सारा अधिकार सैनिक रूप से किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल को दे दिया गया। 1 मिनट रुक जाइए जरा, एक मिनट जरूर साइन कर लेते हैं। तो सॉरी, क्या हाँ, सारी जिम्मेदारी गवर्नर जनरल को दे दी गई और इस तरह से शासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। यानी सारी शक्तियां किसमें निहित कर दी गई, गवर्नर उसकी परिषद में। समझ गया आप ना? अब अगला क्या किया गया, कानून को एकीकृत करने की जरूरत थी। उस समय भारत में 5 प्रकार के कानून चलते थे। मुसलमानों के लिए अलग कानून, हिंदुओं के लिए अलग कानून, गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानून अलग, तमाम प्रेसिडेंसियों में गवर्नर द्वारा बनाए गए कानून अलग, चार्टर एक्ट के कानून अलग। 5 प्रकार के कानून चलते थे भारत में। चोरी के लिए अलग अलग प्रेसिडेंसी में अलग अलग सजा का प्रावधान था। तो कानून के भी केंद्रीकरण की, एकीकरण की जरूरत थी। कानून को भी संहिताबद्ध करने की जरूरत थी, उनको संचित करने की जरूरत थी, संहिताबद्ध करने की जरूरत थी और सुधारने की जरूरत थी। ये जो 3 काम दिया गया, संचित करना मतलब इकट्ठा करना, 5 प्रकार के कानून को इकट्ठा करना, उनको संहिताबद्ध करना यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 करना और सुधारना, जो भी दिक्कत है उसमें सुधारना। ये सारी जिम्मेदारी के लिए एक विधि आयोग, लॉ कमीशन बनाया गया। भारत में पहला लॉ कमीशन इस
इसी समय बनाया गया था और इसी एक्ट में उसका प्रावधान था। और वो उसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक विधि आयोग बनाया गया और उस विधि आयोग का काम यह था कि वो भारत में संचित कानूनों को इकट्ठा करे, मतलब इकट्ठा करे, संचित करे। 3 गो संचित करना, संहिताबद्ध करना और सुधारना, ठीक। और तो गवर्नर जनरल की परिषद का जो चौथा सदस्य था लॉर्ड मैकाले, उसको ये काम दिया गया और कहा गया कि भाई तुम ये काम करो और विधि आयोग के तुम अध्यक्ष भी हो। उसने क्या किया कि एक समान कानून व्यवस्था सभी न्यायालयों में लागू करने के लिए एक कानून बनाया और कानून बनाने का अधिकार जो था मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी से छीन लिया गया कि प्रेसिडेंसी आप कानून नहीं बनाएंगे। अब कानून बनाने वाली जो संस्था होगी वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद होगी। कोई प्रेसिडेंसी कानून नहीं बनाएगी, कानून गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बनाएगी बस, क्योंकि प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया और मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को के विधि निर्माण के अधिकार को छीन लिया गया और गवर्नर जनरल उसकी परिषद को यह अधिकार दे दिया गया। लेकिन कुछ युक्त निबंधन भी लगाए गए। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को अपार अधिकार दिया गया कि वो भाई कोई भी कानून बना सकते थे, लेकिन युक्त निबंधन ये लगाया गया कि आप कंपनी के चार्टर एक्ट में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा क्राउन द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को आप नहीं बदल सकते। बाकी भारत के लिए, ब्रिटिश भारत के लिए आप कोई भी कानून बना सकते हैं। इस तरह से जो कानून पहले रेगुलेशन कहलाते थे वो अब ऑर्डिनेंस कहलाने लगे, ठीक है। इस तरह से मतलब अगला प्रोविजन कानून को लेकर किया गया। तो सबसे ज्यादा 1833 के चार्टर एक्ट को जाना गया वो है इसकी आत्मा और वो 87। अगर आपने सुना होगा 1833 के चार्टर एक्ट में एक धारा थी जिसका नाम था धारा 87। धारा 87 जो थी 1833 की इस धारा 87 के प्रावधानों को भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता वाला जो है और धर्म को लेकर समानता वाला जो है वो उस 15 और 16 जो अनुच्छेद है मूल संविधान के समानता का अधिकार वाला वो यही से लिया गया है, वो धारा 87 से लिया गया है। तो धारा 87 क्या है? क्या है धारा 87? तो धारा 87 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, विधि के शासन की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी भी भारतीय या देशज प्रजा के साथ क्राउन जो है वो धर्म, जन्म स्थान, जाति या वर्ग के आधार पे कंपनी की नौकरियों में भेदभाव नहीं करेगा। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को कभी अमल में नहीं लाई, लेकिन ये कहने के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस समानता की बात कर रही थी धारा 87 के माध्यम से, विधि के समक्ष समानता या कानून विधि का शासन। इसको भारत के मूल संविधान में भी रखा गया, इंग्लैंड से लिया गया है और भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में भी इसको रखा गया है कि भाई किसी भी क्राउन जो है वो किसी भी देशज प्रजा के साथ यानी भारत के लोगों के साथ सरकारी नौकरियों में, यानी कंपनी के सरकारी नौकरियों में धर्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, भाषा के आधार पे, वर्ग के आधार पे भेदभाव नहीं करेगी या अयोग्य नहीं मानेगी, इनमें से किसी आधार पे। इसके बारे में लोगों ने कहना शुरू किया कि इस धारणा का उद्देश्य योग्यताएं निश्चित करना नहीं था बल्कि अयोग्यताएं हटाना था। तो यह अयोग्यता कहां से गई थी कि भाई भारतीय लोग जो है वो सरकारी नौकरियों में नहीं जा सकते थे। यह अयोग्यता कहां से आई थी जिसको धारा 87 के तहत हटाना पड़ा। और ये जो धारा 87 है ये गवर्नर जनरल विलियम कवेंटिस बेंटिक जो था उसके अनुमोदन पे इसको उस 1833 के चार्टर एक्ट में रखा गया था। अयोग्यता लाया कौन था? बताइए। सर कार्नवालिस मानता था भारतीय योग्य नहीं है। हाँ, कार्नवालिस ने 1793 में कहा कि जो भारतीय होते हैं वो नैतिक रूप से जन्मजात भ्रष्टाचारी होते हैं
और उनको 500 वार्षिक के अधिक के पोस्ट पे 500 पाउंड वार्षिक से अधिक का कोई पोस्ट हो उस पर किसी भारतीय को नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो भ्रष्टाचारी होते हैं। उसने एक अयोग्यता ये लगा दी भारतीयों के ऊपर। उस अयोग्यता को दूर करने के लिए लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के कहने पे धारा 87 को 1833 के चार्टर एक्ट में लाया गया कि भारतीयों के साथ इस आधार पे नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो आधार था धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग, इन सब के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला प्रावधान था दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा। दास प्रथा मतलब कि किसी व्यक्ति को बेगार कराना, उसको जबरदस्ती बांध के रखना, उसको मुक्त नहीं करना। तो दास प्रथा को प्रतिबंधित घोषित किया गया 1833 के चार्टर एक्ट में। लेकिन इसको अमल में लाते लाते 10 साल हो गया। बाद में 1843 में लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम बनाया और इसको फिर से प्रतिबंधित किया। इसके अलावा 1833 के चार्टर एक्ट में एक और प्रावधान था। वो प्रावधान ये था कि ब्रिटिश जो नागरिक हैं उनको भारत में जमीन खरीदने, बसने, बागवानी लगवाने का अधिकार दिया गया। इससे पहले 1833 के चार्टर एक्ट से पहले अंग्रेजों को भारत में जमीन खरीदने, बसने का अधिकार नहीं था। 1833 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजों को यानी ब्रिटिश नागरिकों को भारत में जमीन खरीदने, उस पर खेती करने, बागवानी करने और बसने का अधिकार दिया गया। और इससे स्थिति और खराब हो गई। कारण क्या है? जो भी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो व्यापारिक घराने थे इंग्लैंड के और जो व्यापारिक संस्थाएं थी, उन्होंने बहुत बड़े बड़े फॉर्म खरीदे, खास करके चाय के बागान, कपास के जो है कि बड़े बड़े फॉर्म बनाए उन्होंने, नील की खेती कराई, जूट की खेती कराई, कहवा की खेती कराई और आपके रबर की खेती कराई। इस सब पे ध्यान दिया। यानी वो नकदी फसलों पे ध्यान देते थे जिससे नकदी आ सके, जिससे तुरंत जो है कि पैसा बनाया जा सके। इन फसलों पे इन्होंने ज्यादा जोर दिया। और आप देखेंगे कि जो दार्जिलिंग है, करसियोंग है, सिलीगुड़ी है और असम के तमाम क्षेत्र हैं, केरला और कर्नाटक का क्षेत्र है, ये उस समय के जो बड़े बड़े फॉर्म बनाया इन्होंने, बागान बनाए, वो अंग्रेजों ने खरीदे। और वो खरीद करके और उन्होंने नकदी फसलों पे जोर दिया। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये हुआ कि नकदी फसलों पे जोर देने के कारण खाद्यान्न फसलों का संकट उत्पन्न हो गया धीरे धीरे भारत में। और आप देखेंगे कि 1857 के बाद लगातार भारत में एक लंबी श्रृंखला है अकालों की। 1857 से लेकर के 1905 से 6 तक आप लगातार देखेंगे एक लंबी श्रृंखला है। हर 2 साल, 3 साल, 4 साल में बार बार अकाल आयोग बन रहे हैं, बार बार अकाल पड़ रहे हैं, बार बार अकाल आयोग बन रहे हैं, बार बार अकाल पड़ रहे हैं। ये इन्हीं गलत कृषि नीति, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया अंग्रेजों ने। यानी कृषि को वो एक व्यापार के रूप में देखने लगे। कृषि जो है उससे भी व्यापार किया जा सकता है। और इस कृषि की वाणिज्यीकरण जो था, हेलो हेलो क्या बता रहा था मैं? कृषि का वाणिज्यीकरण कर। हाँ, मैं ये बता रहा था कि अंग्रेजों ने एक तो पहले, जब मैंने आपको कल ही बताया था कि ये वो दौर था जब इंग्लैंड और संपूर्ण यूरोप औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहे थे। और यही वो दौर था जब उनके एक उपनिवेश भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, विऔद्योगिकरण हो रहा था, यानी उद्योग खत्म हो रहे थे, परंपरागत उद्योग खत्म हो रहे थे। जो भारत सबसे बड़ा निर्यातक था इंग्लैंड को सामानों का, वो भारत धीरे धीरे कच्चे माल का सबसे बड़ा निर्यातक और बने हुए सामान के बाजार के रूप में अंग्रेजों ने प्रयोग करना शुरू किया। इसके कारण भारत का जो देसी उद्योग धंधा था नष्ट हो गया। हेलो, देसी उद्योग धंधा जो है कि नष्ट हो गया। और जो 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 परंपरागत उद्योगों में काम करने वाले कारीगर और मजदूर थे, वो
खेती की तरफ चले गए, कृषि की तरफ चले गए। और जब वो कृषि की तरफ गए तो कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। आपको याद होगा अंग्रेजों ने इतना जुर्म किया कि ये कर दिया कि आपके पास अगर 20 कट्ठा खेत है, यानी 20 बिस्वा अगर खेत है, तो आपको 3 कट्ठा, ये जबरदस्ती आपको नील उत्पादन करना पड़ेगा। आप 3 कट्ठिया व्यवस्था के बारे में सुने हैं? यस यस सर। 3 कट्ठिया व्यवस्था का मतलब था कि 3 कट्ठा यानी 20 कट्ठा में से, यानी 20 बिस्वा में से 3 बिस्वा आपको नील उत्पादन करना है, ये जबरदस्ती है, आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे ही उन्होंने कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए जबरदस्ती किया, और जो लोग उद्योगों से निकल करके और कृषि के क्षेत्र में गए, वहां भी जो है कि वो सरवाइव नहीं कर पाए। और इस तरह से जब खाद्यान्न फसलों की कमी हुई, वाणिज्यिक फसलों को के ऊपर जब बल दिया अंग्रेजों ने, तो लंबी अकालों की श्रृंखला हुई, भूखमरी हुई, और तमाम अकाल आयोग और तमाम नौटंकी जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद क्राउन की तरफ से किया गया। तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ये 1833 का चार्टर एक्ट मिला, उसमें लिखा गया था कि ब्रिटिश नागरिकों को भारत में जमीन खरीदने का, बसने का, बागवानी करने का, खेती करने का ये अधिकार दिया गया। और इसका जो है कि मैंने आपको दुष्प्रभाव भी बताया। अब अगला इसमें प्रावधान एक और था, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। इससे पहले 1813 का जब चार्टर एक्ट आप देखते हैं, 1813 के चार्टर एक्ट में आप देखेंगे कि ईसाई मिशनरियां भारत में धर्म प्रचार कर सकते हैं, लेकिन विथ लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस नहीं। लेकिन इतनी छूट दी गई उनको 1833 में, कहा गया आपको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, जितने लोग आए, जितने लोग चाहें धर्म प्रचार करें, धर्म का जो है कि प्रचार करें, और शिक्षा के क्षेत्र से, सेवा के क्षेत्र से, जैसे चाहे आप धर्म प्रचार करें और धर्म जो है कि परिवर्तन कराएं। यही नहीं, 1813 के चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली समाप्त की गई और अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में आने के लिए कहा गया, उनको पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, पहले कोर्ट ऑफ, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कि अगर मना कर दे तो उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट दे सकता था, जिसके बारे में कल हमने कहा था कि आपसे मैं बात करूंगा कल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट दे सकता था लाइसेंस, उसको भी इसमें समाप्त कर दिया गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था उसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हावी कर दिया गया। कारण समझिएगा, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो व्यापार को जनरली रेगुलेट करता था, और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो वास्तव में प्रशासन को देखता था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार पर से मोनोपोली समाप्त की गई तो वो एक प्रशासनिक संस्था बन गई। इसीलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ज्यादा मजबूत कर दिया गया, किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ठीक इस तरह से हम लोगों ने देखा 1833 का चार्टर एक्ट। जब हम लोग सोमवार को मिलेंगे तो हम लोग 1853, 1858 महारानी विक्टोरिया की घोषणा देखेंगे, 1858 भारत सरकार, 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे। आज के विषय में कुछ किसी को पूछना है, कुछ कहना है, कुछ बताना है? सर इसमें देखते हैं कि 1800